नमस्कार साथियों, टीचिंग सोल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं दो दोस्तों की सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूं। आपको यह स्टोरी से पता लगेगा कि कैसे एक ही घटना को दो दोस्तों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। एक दोस्त डिप्रेशन में आसानी से चला गया, जबकि दूसरे दोस्त को कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। मैं इस स्टोरी में बताऊंगा कि कैसे मैंने उसको होपोनोपोनो करके उसको कैसे हील कर दिया, और आपको इस स्टोरी से पता लगेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है कि जिससे आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, यह स्टोरी प्रयागराज की है। दो दोस्त गांव से पढ़ने आ जाते हैं। एक दोस्त झूसी रहता है, दूसरा सलोरी रहता है। एक का नाम सचिन रहता है, एक का नाम कार्तिक रहता है। सचिन डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन कैसे? सचिन जो है सलोरी में रहता है और दूसरा दोस्त कार्तिक जो है वह झूसी में रहता है। तो झूसी वाला दोस्त बुलाता है, कहता है सचिन आ जाओ मेरे रूम पर, आज यहीं बनाते खाते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो सचिन क्या अपने दोस्तों के यहाँ चला जाता है, लेकिन कार्तिक कहता है भाई आज खाना वाना क्यों बनेगा, तो चलते हैं, पास में एक मैरिज हॉल है, उसी में खाना वाना खाते हैं, खा पी के आएंगे, सो जाया जाएगा। तो सचिन भी बोलता है चलो ठीक है, और सचिन भी कपड़ा वपड़ा पहनकर तैयार होकर चला जाता है। लेकिन खाना खाते वक्त किसी तरह से मैरिज हॉल वाला उन दोनों को पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा अब्यूज करता है, गाली गलौज होती है, मारता भी है और उन लोगों से बर्तन भी धुलवाता है। और यह भी करता है, उन लोगों का नाम पता लिख लेता है, घर पता सब कुछ लोग बता देते हैं, और यह भी बोल देता है कि मैं तुम दोनों के प्रति FIR दर्ज करूंगा, तुम्हारे घर पुलिस जाएगी, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। वहां से निकाल देते हैं और दोनों ही रूम पर चले जाते हैं। दोनों कार्तिक के रूम पे रहते हैं, और कार्तिक के रूम से जब सचिन अपने रूम पर आता है तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है। वह यही दिन रात सोच रहा था कि अब मेरे घर वालों को पता चल जाएगा, मेरे घर पुलिस जाएगी कि मैं इलाहाबाद पढ़ने आया हूँ। घर वाले यही पूछेंगे कि तुम प्रयागराज गए हो पढ़ने के लिए कि किसी मैरिज हॉल में खाने के लिए। यह कंटिन्यू ओवर थिंकिंग चलने लगती है, जिससे उसे बेचैनी होती है, रात में नींद नहीं आती है और यह ओवर थिंकिंग करने लगता है। इसी बीच में कार्तिक के पास फ़ोन भी करता है, सारी घटना के बारे में बातें भी करते हैं। लेकिन सचिन देखता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन कार्तिक उतना सोच नहीं रहा है। कार्तिक तो रिलैक्स है। कार्तिक यह भी कर रहा है, वह झूठा कर रहा था। चलो ठीक है, यह घटना हो गई, कोई बात नहीं, हमारे तुम्हारे बीच में है और कोई नहीं जानता है। और वह सेटिस्फेक्शन से सो भी जाता था। लेकिन सचिन को इससे नींद भी नहीं आती थी और वह ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता था। कुछ ही दिन बाद देखता है सचिन और ज़्यादा बेचैन हो जा रहा है इस घटना को सोच सोच कर, कि घर से जब फ़ोन आ जाता है तब वह घबरा जाता है कि कहीं मेरे घर पुलिस तो नहीं चली गई, यह सब सोचता है। लेकिन दोस्तों से, अपने दोस्त से कहता है तो दोस्त उसका यही कहता है अरे यार छोड़ो, वह बात चली गई, वह क्या सोच कर ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, मेरे साथ घटना हुई है, कोई बात नहीं, छोड़ो, हमारे तुम्हारे बीच में है ना, कोई और थोड़ी ना जान रहा है। यह कहकर घूमता फिरता है, चिल करता है, अपना मजा करता है। लेकिन सचिन उसे दिन रात सोचता रहता है। एक महीने बाद सचिन को यह चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, अपने भैया को बता देता है। उसके भैया जो हैं सचिन की हालत समझते हैं और उससे पूछते हैं क्या क्या घटना हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक उसी मैरिज हॉल में चला जाते हैं सचिन और सचिन के भैया, और उस मैनेजर को बोलते हैं कि तुमने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है और मेरे भैया को लेकर आए हैं, कुछ आपसे बात करनी है। तो सचिन और उसके भैया जब बात करते हैं तो मैनेजर उस बात को लेकर भूल ही गया था। फिर उसके बाद मैनेजर के मन में आता है भाई तुम्हारा जो मैं नाम लिखा था पता लिखा था,
मैं तुम्हारे सामने ही फाड़ रहा हूँ। और मैनेजर के अंदर यह भाव आ गया था, मेरी वजह से यह डिप्रेशन में चल गया और उसे गिल्ट फील हुआ और सचिन से माफ़ी भी मांगी और सारा जो डॉक्यूमेंट था उसके सामने ही फाड़ दिया, जिससे सचिन को बहुत रिलैक्स फील हुआ और अच्छा फील करने लगा। और कहा, भाई डरने की बात नहीं है, कुछ भी दिक्कत हो मुझे बताना, तुम्हारे घर कोई पुलिस नहीं जाएगी। हाँ, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया था, बर्तन वर्तन धुलवा दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैनेजर माफ़ी मांगा, जिससे सचिन को बहुत अच्छा लगा, संतुष्टि महसूस हुई और वहाँ से निकल गए। अपने रूम पर सचिन आ गया, लेकिन यह 2-3 दिन तक घटना को सोचकर सचिन जो है बहुत शांत था, खुश था। लेकिन 2-3 दिन बाद वह उसके मन में फिर घटना आ जा रही थी कि कहीं सच में मेरे घर फिर पुलिस ना चली जाए। उसे असंतोष की भावना आ जाती है, उसके अंदर गिल्ट की भावना आ जाती है। फिर वह पछताने लगता है, मुझे यह नहीं करना चाहिए था। ये सब घटना फिर आ जाती है। तब उसको उसके भैया सलाह देते हैं कि आप किसी तरह किसी डॉक्टर को दिखा लो। तब वह मनोचिकित्सक के पास चला जाता है, प्रयागराज स्वरूप रानी हॉस्पिटल में। वह सारी डॉक्टर को घटना बताता है, डॉक्टर दवाई लिख देते हैं और खाता है, जिससे सचिन को 2-3 महीने बाद आराम मिल जाता है। वह आराम को एंजॉय करने लगता है, उसे नींद आने लगती है और थोड़ा मोड़ा रिलैक्स भी फील करता है। लेकिन सचिन यह ऑब्जर्व किया कि 1 साल बाद भी दवा खाने के बाद जब वह दवा छोड़ दिया, दवा छोड़ने के बाद 1 हफ्ते बाद उसे फिर घटना याद आने लगती थी, जिससे अनकंफर्टेबल महसूस करता था। फिर दवा खाने की इच्छा होने लगती थी कि दवा खाऊंगा तभी आराम होगा। यह सिलसिला उसके 2 साल तक चला। लेकिन किसी तरह सचिन को मेरे बारे में पता चल जाता है दोस्तों के माध्यम से कि एक दोस्त था, वह भी ओवर थिंकिंग बहुत करता था, एंजाइटी उसके मन में थी। वह किसी तरह इससे निकल गया है, तो तुम मुझसे बात करो, तुम्हें निकलने में मदद करेगा। सचिन मुझसे बात करता है, मैं उसे रूम पर बुलाता हूँ। अपने रूम पर प्रयागराज में मैं भी रहता हूँ और मैं अपने रूम पर बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें अगर हील होना है तो सच सच सारी घटना को बताओ, जो जो तुम्हारे घटना शुरू से अंत तक हुआ, कहाँ से ओवर थिंकिंग हुई, कैसे कैसे हुई, तो वह सारा डिटेल अपने आप को बताया। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, जब वह तुम्हारे सामने सारा कागज फाड़ दिया था, तुमसे माफ़ी मांगा था मैनेजर, तब तुमको अच्छा लगा था, लेकिन फिर भी बाद में क्यों ओवर थिंकिंग करने लगे थे, जबकि यह तुम सोच भी रहे हो कि हाँ वह मैनेजर की अब गलती नहीं है, मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे संतुष्टि क्यों महसूस नहीं हो रही है, इसके बारे में कभी सोचे हो? तो उसने कहा, नहीं सोचा हूँ मैं, लेकिन इतना सोचता हूँ कि जब दवा खाता हूँ आराम रहता है। तब मैंने उसे समझाया कि देखो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम सेरोटोनिन है। यह एक प्रकार का हार्मोन्स है जो निकलता है, जिससे मूड बैलेंस होता है। और हम लोगों को जीवन में बैलेंस होने के लिए यह केमिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो तुम्हारी शरीर अब कम रिलीज कर रही है, भरपूर मात्रा में रिलीज नहीं कर रही है। इसी को नेचुरल वे में आपको बूस्ट करना है। तो मैं कुछ आपको टेक्निक बताऊंगा और कुछ फिजिकल काम करना पड़ेगा और कुछ खाने पीने में सुधार करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, भाई मुझे इस घटना से किसी तरह निकाल दो, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। हमने कहा, ठीक है भाई, लेकिन इस काम को ईमानदारी से करना है। तब बता देते हैं कि मैंने उसको क्या क्या सलाह दिया था। सबसे पहले मैंने उसको फिजिकल काम करने के लिए कहा था कि आपको शरीर को इतना थकाना है डेली कि जिससे आपका पसीना निकलने लगे, जमीन पर गिरने लगे, आपको इतना अपने शरीर को थकाना है, क्योंकि आपकी शरीर में तरह तरह के एंजाइटी हैं। जितना आप इसे रिलीज करोगे दौड़ कर या योग कर कर या गहरी गहरी सांस लेकर, जिससे आपको पसीने आए। तब उसने कहा, ठीक है। और मैंने उसको जितना रिफाइन वाला चीज़ है
ऑयल वाला जितना फास्ट फूड वाला सामान है, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, फुल्की, यह सब खाने के लिए मना कर दिया। और सलाह मैंने दी है कि आपको क्या क्या खाना है। जैसे मैंने कहा कि आपको सब्जी रोटी खाना है, दाल खाना है और चिया सीड खाना है, इसबगोल खाना है। मैंने उसको सारा प्रोसेस बताया कि आपको कैसे कैसे खाना है, इसको सारी चीज़ बताया। अब आ जाते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर मैंने उसको कैसे बताया। मैंने बताया कि आपको जब सोने जाते हो भाई ना, इसको कान में लगाकर रिलैक्सिंग म्यूजिक आपको सोना है और आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कर लेना है, जिससे दिमाग आपका शांत हो जाएगा। और खुद से आई एम सॉरी कहना है। आई एम सॉरी कहने से पहले आपको इंटेंशन यह रख लेना है कि जो यह घटना हुई है मेरे साथ, जो मैरिज हॉल वाली घटना हुई है, किसी न किसी तरह से तुम ही अट्रैक्ट की हो, इसमें गलती तुम्हारी ही है। क्या भाई, यह तो गलती मेरी, बहुत पछताता हूँ इस गलती को लेकर। हमने कहा इस गलती को स्वीकार करना है, किसी को गलती नहीं देना है, ना मैरिज हॉल वाले मैनेजर को, ना दोस्त को, ना भगवान को। इसे खुद स्वीकार करना है, आई एम सॉरी बोलना है अपनी आत्मा से, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब मैं इसे बदलने वाला हूँ, थैंक यू, यह बदल चुका है, आई लव यू। अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, इस सिचुएशन बदल गई है। मैंने कहा इसे डेली करो और पहली बार भावना नहीं आएगी, लेकिन इसे कंटिन्यू करते रहना है। आपको एक हफ्ता या 7 दिन करना है। आपको 7 दिन बाद कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या क्या सोच रहे हो, वह मुझे बताना है। और कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, यह आपको बताना है। उसने कहा ठीक है। अब साथियों हम बता देते हैं कि 7 दिन उसने किया तो उसके साथ हुआ क्या क्या। सबसे पहले जब उस घटना को स्वीकार करता है, उसके अंदर का जितना दर्द है ना, वह रिलीज होने लगा, रोने लगा। उसको अंदर जितना गिल्ट था कि मैंने वह वहाँ क्यों गया, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यह गिल्ट उसे ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ कि वहाँ खाना खाने के लिए, वह गिल्ट उसके अंदर बहुत था। यह गिल्ट को मतलब सोच सोच के उसे रोना आ जा रहा था। दूसरी बात, उसको मैनेजर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। वह गुस्से में यह कह रहा था कि मैनेजर को इतना नहीं करना चाहिए, गलती कर दिए थे लेकिन इतना नहीं कि बर्तन धुलवाने लगे, गाली देने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तीसरी बात, अपने दोस्त की बात मान लिया कि दोस्तों के यहाँ गया था, यहाँ दोस्तों के पास गया ही क्यों, उसके पर गुस्सा मुझे कहाँ फंसा दिया, अपने खुश है, उसका गुस्सा उसे याद आने लग रहा था। और सबसे ज़्यादा भगवान के ऊपर गुस्सा आ रही थी उसको कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किए, मैं ही मिला था ऐसा करने के लिए। उसको इस बात का बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगती थी। मैंने कहा इसे लेकिन कंटिन्यू करते रहना है। तो यह जब 7 दिन किया, रोना धोना उसका जो है रिलीज हुआ, फिजिकल काम भी किया, अपने डाइट पर ध्यान दिया, यह रोना धोना उसका शुरू ही रहा। 7 दिन बाद उसने ऑब्जर्व किया कि थोड़ा पहले से जो है आराम मिल रहा है, इस टेक्निक पर उसे भरोसा हो गया है। तो मैंने कहा अब जान लो कि तुम सक्सेस के रास्ते पर हो, इसे कंटिन्यू करो, 1 महीने करो। तब उसने 1 महीने किया और उसको यह ऑब्जर्व होने लगा कि पहले ज़्यादा मैं सिचुएशंस को कम रिएक्ट कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे जो है पढ़ाई में फोकस होने लग रहा है और कहीं ना कहीं इस घटना को लाइटली लेने लगा हूँ। अब मेरे शरीर में वह सेंसेशन, घबराहट और बेचैनी नहीं होती है। अब वह पूर्ण रूप से ऐसा लग रहा था हील हो गया है। अब वह ऐसा लग रहा कि अपने दोस्त को भी माफ़ कर दिया है, वह मैनेजर को भी माफ़ कर दिया है और भगवान को भी माफ़ कर दिया है। उसके अंदर शांति की भाव पनपने लगी थी, करुणा और खुद के लिए प्रेम उमड़ने लगे थे। तब उसने मुझे धन्यवाद किया और मैंने उसको कहा था कि अब दवा तुम्हें खाना नहीं है, यह परमानेंट इलाज हो गया है। अब इसके बाद दवा छोड़ो या खाओ, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब तुम्हारी हीलिंग पूरी हो गई है।
तो साथियों, आपको भी इस स्टोरी को अगर इंस्पायरिंग लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हीलिंग के रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, जिससे लोग किसी भी सिचुएशन में फंसे हों, ट्रोमा हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हों या पास्ट का कोई ट्रोमा हो, रिलेशनशिप हील करते हैं, तो ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। और जब लोग हील होते हैं तो अपनी बात बताते तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि इस घटना से मैं भी एक समय था बहुत ज़्यादा परेशान था, इस घटना से निकला था। थैंक यू साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा।